हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको हमारा जो कंटेंट है वह आपकी परीक्षा के लिए एक उपयोगी साबित हो, उपयोगी हो और आपको हमारी कक्षाएं निरंतर पसंद आ रही हों। दोस्तों, हम जितनी भी कोशिश करते हैं आपके लिए कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके, तो हम पूरी कोशिश अपनी तौर से करते हैं कि आपको जो कक्षाएँ हैं वो आपके लिए बेनिफिट साबित हो। तो दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं हमारे बाल विकास से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बालक। दोस्तों, यह हमारे इस टॉपिक से 5वीं क्लास है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, अपराधी बालक कौन होते हैं। पहला प्रश्न ऑप्शन है हमारा, वे जो असामाजिक कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तीसरा है दोस्तों, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। और चौथा है दोस्तों, जो शिक्षक के लिए कैसे होते हैं, सिरदर्द होते हैं। तो दोस्तों, अपराधी जो बालक हैं उन्हें हम कौन से कैसे जो बालक होंगे वो कैसे होंगे। तो दोस्तों, ये होंगे जो असामाजिक कार्य करते हैं, उन बालक को हम अपराधी बालक की श्रेणी में मानेंगे। दोस्तों, हम अपराधी बालक किसे कहेंगे। दोस्तों, अपराधी बालक वह होगा जब कोई बालक या किशोर के द्वारा समाज अथवा सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे हम अपराधी बालक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अपराधी बालक कहेंगे। अगर कोई बालक बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था के दौरान अपराध करता है, तो हम इसे एक अपराध की शुरुआत मान सकते हैं। दोस्तों, सीजर लेम्ब्रोसो एक हमारे वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा कहा गया है बाल अपराध को कि बाल अपराध का कारण इन्होंने अनुवांशिक दोष को माना है। यही कारण है कि बालक अपने अपराधी को इन्होंने जन्मजात अपराधी की अवधारणा से संबोधित किया है। तो हमारी परीक्षा में जो है परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं दोस्तों। तो यह सीजर लेम्ब्रोसो की परिभाषा है। और दोस्तों, एक हेडफील्ड महोदय हैं, इनके द्वारा भी कहा गया है बाल अपराधियों के बारे में कि इनके मत अनुसार यह है कि बालक अपराध का आशय यह है कि वह असामाजिक व्यवहार करे। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक व्यवहार करते हैं, वे बालक क्या कहलाते हैं, अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा पिछड़ा बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा है दोस्तों मंदबुद्धि बालक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आएंगे, ये सभी बालक दोस्तों विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अधिगम नियोग का लक्षण है। पहला है अभिप्रेरणा का भाव, दूसरा है भागने की प्रवृत्ति होना, तीसरा है दोस्तों अवधान संबंधी बाधा या विकार और चौथा है दोस्तों अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। तो दोस्तों, अधिगम नियोग जो बालक होंगे उसका लक्षण कैसा होगा, वह अवधान संबंधी जो बाधा है, विकार को क्या समझेगा, यह उसका लक्षण है, वह अवधान संबंधी बाधा को समझेगा। दोस्तों, अवधान नियोग जो अधिगम नियोग जो लक्षण है वह कौन सा होगा, अवधान संबंधी बाधा या विकार होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि आपकी कक्षा में बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। पहला ऑप्शन है हमारा फाइलेरिया, दूसरा ऑप्शन दोस्तों डिसलेक्सिया, तीसरा है दोस्तों टाइफाइड और चौथा है मलेरिया। तो दोस्तों, यदि हमारी कक्षा में कोई बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े तो यह रोग होगा डिसलेक्सिया। कौन सा होगा दोस्तों, डिसलेक्सिया रोग उसे होगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, अपठन संबंधी अर्थात जो बालक पढ़ नहीं पाता है, पठन संबंधित विकार होते हैं या भाषा दोष मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया। दोस्तों, हम आपको डिसलेक्सिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जो डिसलेक्सिया शब्द है इसकी पहचान किसके द्वारा की गई थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो पहचान है ये किसने किया था, एक ओसवाल्ड महोदय हैं, ओसवाल्ड, आप लिख लीजिएगा, बरखान ओसवाल्ड बरखान के द्वारा सबसे पहले डिसलेक्सिया की पहचान की गई थी। और दोस्तों, इसे नाम किसने दिया था डिसलेक्सिया, तो इसे नाम दिया गया था रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा। किसके द्वारा, रुडोल्फ बर्लिन के द्वारा डिसलेक्सिया नाम दिया गया था। ये नया फैक्ट दोस्तों आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, ओसवाल्ड बरखान ने डिसलेक्सिया की पहचान की थी और डिसलेक्सिया का जो नाम है वह रुडोल्फ बर्निन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, कठिन शब्दों को हम
उल्टा करके, सीधा करके इन्हें पढ़ा सकते हैं। इनकी शैक्षिक व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जैसे विषय वस्तु के जो छोटे-छोटे पद होते हैं, उन्हें विभक्त करके एवं पदों पर उँगली रखकर इन्हें हम आसानी से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। शिक्षक को विद्यार्थी के पाठ के प्रति अभिप्रेरणा भी उत्पन्न करना चाहिए। कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लेखन तथा कंप्यूटर की सहायता से इन्हें शब्दों की पहचान कराएँगे, तो जो बच्चे हैं वह आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पढ़ना अच्छा से सीख जाएँगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे मुख्य निराशा कुंठा का सामना करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। तीसरा ऑप्शन दोस्तों खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। और चौथा जो ऑप्शन दोस्तों हमारा दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे जो इनमें से पॉइंट ढूंढना है हमें कि किसमें वह नैराश्य कुंठा होने का सामना करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं का बांटने में अक्षमता उत्पन्न करते हैं। यदि जो बच्चा होगा वह सुन नहीं पाएगा तो दोस्तों वह आसानी से क्या करेगा, दूसरों के साथ बात नहीं कर पाएगा। उसके मन में झिझक होगी कि मैं बात करूंगा तो सामने वाला मुझे सुन पाएगा या मतलब मैं सुन पाऊंगा या नहीं। तो उससे क्या होता है, उनमें दूसरे सहयोगी हैं वह उनसे अच्छे से खुलकर बात नहीं कर पाएगा और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। इससे दोस्तों उसके मन में सबसे ज़्यादा नैराश्य और कुंठा उत्पन्न होगी। तो वह दोस्तों श्रवण हाथ से जो ग्रसित बच्चा है सबसे अधिक इस बात में दूसरों के साथ संप्रेषण तथा सूचनाओं के बांटने में अक्षमता के कारण वह क्या होगा, वह नैराश्य होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। पहला है हमारा समुदाय पर, दूसरा है परिवार पर, तीसरा है विद्यालय पर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह किसमें सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा? तो दोस्तों बालक का जो स्वास्थ्य निर्भर करेगा वह करेगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ब्रेल लिपि का उपयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? पहला है वाचन बाधित, दूसरा है दृष्टि बाधित, तीसरा है दोस्तों शारीरिक निशक्त, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता है? वह दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, समस्या बालक है। पहला है झूठ बोलने वाला, दूसरा है चोरी करने वाला, तीसरा है दोस्तों माता पिता का कहना ना मानने वाला और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। समस्या बालक को झूठ बोलने वाला भी होगा, चोरी करने वाला भी हो सकता है, माता पिता का कहना ना मानने वाला, ये सभी किसके लक्षण हैं? ये सभी हैं समस्या वाले बालक की। दोस्तों समस्या वाला बालक जो है ये ऐसे बालक हैं दोस्तों जिसमें जो शिक्षा एवं शिक्षा के उद्देश्य, जो शिक्षा एवं शिक्षण के उद्देश्य को बाधित करते हैं, ऐसे बालक जो हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ये कौन से हो सकते हैं? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, कक्षा में उपद्रव करने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले और माता पिता की बात का कहना ना मानने वाले। ऐसे बालक काय में शामिल है? यह समस्यात्मक बालक हैं। दोस्तों ये हमेशा ऐसे बालक हैं जो कक्षा में पीछे बैठकर अन्य विद्यार्थियों को प्रायः क्या करते हैं? परेशान करते हैं और एक अपना अलग समूह बनाकर रखते हैं। और कक्षा में किस समय आना है, किस समय जाना है, इन बालकों का कोई उद्देश्य मतलब कोई वो नहीं रहता कि सही मतलब अपने जो नियम है उन पर लागू होंगे। दोस्तों ऐसे दोस्तों को जो होते हैं समस्यात्मक बालक, आपको याद रखना है कि यह एक सामान्य बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक या मंदबुद्धि बालक, इनमें से कोई भी हो सकता है। समस्यात्मक बालक में किसी बालक को अलग श्रेणी में नहीं रखेंगे। जो हमारे प्रतिभाशाली बालक हैं, सामान्य बुद्धि के बालक हैं, पिछड़े बालक हैं और प्रतिभाशाली मंदबुद्धि, इनमें से कोई भी बालक समस्यात्मक बालक हो सकता है। क्योंकि दिमाग कैसा होगा इसका? साध्य दिमाग भी हो सकता है। तो समस्यात्मक बालक दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार ये ऐसे बालक होते हैं जिनका व्यवहार किसी मामले में गंभीर रूप से असामान्य होता है। कैसा होता है दोस्तों? गंभीर रूप में असामान्य होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारा, गतिज कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा
डिसकैलकुलिया, दूसरा है दोस्तों डिस्प्रेक्सिया, तीसरा है दोस्तों डिसलेक्सिया और चौथा ऑप्शन हमारा डिस्फेजिया। तो दोस्तों गतिक कौशल के अधिगम निरोगता जो कहलाएगी, अक्षमता कहलाएगी, वह कहलाएगी डिस्प्रेक्सिया। कौन सी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रेक्सिया जो है यह गतिज कौशलों के अधिगम निरोगता कहलाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है। तो हमें इसमें बताना है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है हमारा शिमला में, तीसरा है दोस्तों देहरादून में और चौथा है दिल्ली में। तो दोस्तों दृष्टिबाधित संस्थान, दृ से दृष्टि और द से देहरादून, तो इसका सही उत्तर है हमारा देहरादून में जो है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी भूमिका क्या होगी? पहला ऑप्शन है हमारा, उसके अभिभावक से बात करेंगे, शिकायत करेंगे। दूसरा है मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तीसरा है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और चौथा ऑप्शन दोस्तों उससे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हम क्या करेंगे? यदि कोई चौथी क्लास का बच्चा है, सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो हम क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। दोस्तों एक शिक्षक को ऐसा क्यों करना चाहिए? हमें सामान्य बच्चों की तरह उस बच्चे को चिंतित और कुंठित नहीं रहने देना है, उसके मन से भय को निकालना है। इसलिए हम उसके परिवेश में होने वाले जो घटित है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों चिंता में है, क्यों कुंठा में है, हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल एक्यूटी क्या होगी? यदि किसी व्यक्ति का जो दृष्टिबाधित है उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, तो उसकी जो विजुअल एक्टिविटी होगी क्या होगी? पहला ऑप्शन हमारा अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख से 6/6 से कम है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंखें में 6/7 से कम है। तीसरा है दोस्तों अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/30 से कम है और चौथा है दोस्तों अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम है। तो दोस्तों यदि किसी जो बच्चा है उसकी जो वह दृष्टिबाधित है, यदि उसकी विजन क्षेत्र 20 डिग्री होगी, तो दोस्तों उसकी जो विजुअल एक्टिविटी होगी वह कहती होगी ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम होगी। आपको यह याद रख लेना है। दोस्तों आज की कक्षा का हमारा अंतिम प्रश्न है, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है दोस्तों ऑप्शन हमारा डिस्फेंसिया, दूसरा है दोस्तों अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, तीसरा है संवेदी एकीकरण विकार और चौथा है दोस्तों एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को फिर से हम पढ़ेंगे। एकाग्रता समय में साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के लिए सर्वाधिक है उपयुक्त है? दोस्तों हमारी जो ये प्रक्रिया है, ये किस जो विकार है, कौन सा विकार इससे हटेगा, उपयुक्त रूप से मिट जाएगा? तो हो जाएगा एकाग्रता हास जो अति क्रियाशील विकार है। यदि किसी बच्चे में एकाग्रता की कमी होती है, वह अति क्रियाशील का विकार है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा देना होगा उन्हें। मतलब किसी कार्य को हम दे देंगे, प्रोजेक्ट कार्य को, दत्त कार्य को दे देंगे, आवंटित समय को हमें बताना है कि उस घटना को और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता के साथ में आपको करना है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उसका एकाग्रता क्या हो जाएगा, एकाग्र मन हो जाएगा और अति क्रियाशीलता जो है उसकी दूर हो जाएगी। दोस्तों हमारी आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। यदि आपको हमारे प्रश्न समझ में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।